आज हमारा जो सेट टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 और 11 दोनों में ही स्टार्ट हो रहा है सेट थ्योरी। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा ए से लेकर के जेड तक डिटेल में सेट थ्योरी कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते अपना अगला जो चैप्टर है सेट थ्योरी। ठीक है, तो देखिए सेट थ्योरी का शीट आपको मिला है, तो प्रॉपर्ली आप शीट को फॉलो कर सकते हो। शीट में कंप्लीट थ्योरी जो है वो भी लिखा हुआ है जितना जरूरत है, और सारे के सारे जितने भी टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चन है। टोटल 4 एक्सरसाइज है, काफी क्वेश्चंस है, लगभग 200 के आसपास होगा क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है और सारे थ्योरीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, यानी कि आज का पहला चैप्टर जो है सेट। ठीक है, देखो सेट का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, सेट का मतलब होता है ना कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी चीज का कलेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर कलेक्शन तो मैं किसी भी प्रकार से बना सकता हूं। मैं कलेक्शन इस तरीके से भी बना सकता हूं कि जैसे मान लो सेट ऑफ वावेल्स, ठीक है ना, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका A-E-I-O-U। ठीक है, तो ये 5 के 5 एलिमेंट हो जाएगा आपका सेट का। इस सबको सेट का एक एलिमेंट बोलेंगे, और ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया वो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ठीक है, और इसको अगर डिनोट करना है तो किसी ना किसी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेट। बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो मीनिंग है वेल डिफाइंड, उसका जो पहचान है उसको जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक आध एग्जांपल जैसे आपका शीट में भी लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, तो अगर मैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की कलेक्शन ले लूं तो वो बात कुछ वेल डिफाइंड नहीं लग रहा है। या फिर आप कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो वो आपके रेस्पेक्ट में गुड जो है वो चीज जो है वो वेल डिफाइंड कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुड जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में एक बॉलर जो है वो बेहतर हो सकता है, आपके रिस्पेक्ट में किसी बैट्समैन को आप बेहतर बोल सकते हो, है ना, दूसरा कोई किसी फील्डर को बेहतर बोल देगा। ठीक है, तो गुड जो है वो हर किसी के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग है ना, अलग अलग तरीके से डिफाइंड है गुड का मतलब। ठीक है, वो किस प्रकार से कौन सा चीज को अच्छा देख रहा है वो आप नहीं बोल सकते हो, इसीलिए कि वो चीज को अपन वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। अगर आप वेल डिफाइंड बोलना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से वो चीज को सेट करना होगा ताकि सभी के लिए वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। समझ में आया ना? यानी कि अगर मैं भी जो आंसर दूं आप भी वही आंसर दो। जैसे अगर मैं बात करूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, तो उसका अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो कि सर नहीं, अभी समझ आ रहा है कि जितने भी अच्छे बैट्समैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम में उनका सेट बनाना है, तो उनका सारे अच्छे बैट्समैन को पिक करके आपने सेट बना दिए। वो मेरे लिए जो होगा उनके लिए भी वही होगा, उनके लिए भी वही होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कि अपने इमोशंस को अपन इन्वॉल्व ना करें। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप ध्यान से समझो तो आप समझ जाओगे कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब कलेक्शन है, एक कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, बाकी सारे कहानी तो पूरा चैप्टर में देखना ही है। बट मुद्दे के बाद अगर किसी बच्चे को आपको समझाना है तो आप क्या बोलोगे कि सेट इज नथिंग बट ए कलेक्शन। सिर्फ कलेक्शन नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जहां पे सारी चीज जो है वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि सेट ऑफ ऑल गुड सम्स इन योर मैथ बुक, ठीक है, तो वो भी कलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो सेट, आपके लिए जो सम अच्छा होगा वो दूसरे किसी के लिए इजी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? और मेरे लिए वो चीज इजी भी हो सकता है, मेरे लिए जो टफ होगा वो आपके लिए इजी हो सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार से चल सकता है कहानी। अगर मैं पर्टिकुलरली किसी टॉपिक की बात करूं कि सेट ऑफ ऑल टफ सम्स फ्रॉम योर मैथ्स बुक इन द चैप्टर सेट थ्योरी, ठीक है, तब जाकर के उस सेट थ्योरी का जितने भी टफ क्वेश्चंस है वो सारे के सारे अगर मैं वेल डिफाइंड एक तरीके से रख दूं तो ये मेरे लिए भी जो होगा वो आपके लिए भी कहीं ना कहीं उसी हद तक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपन सेट का शीट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या क्या लिखा गया है।
तो अगर मैं पहला पेज की बात करूं तो आप देखोगे कि लिखा गया है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ब्रैकेट में लिखा गया है एवरी सेट इज अ कलेक्शन, every set is a collection but every collection is not a set, only well defined collections are set। मतलब क्या है कि every set is a collection, सारे के सारे सेट जो है वो कलेक्शन तो होगा ही होगा, बट सारे के सारे कलेक्शन जो है वो सेट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे कलेक्शन को सेट बनने के लिए वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट बनेगा, अगर वो नहीं है तो वो सेट नहीं बन सकता। जैसे एग्जांपल्स नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो। The collection of vowels in English alphabet set है क्योंकि well defined है। The collection of first 5 prime natural number is a set containing 2, 3, 5, 7, 11 as elements। बिल्कुल सही है, ये भी सेट है, well defined है। अगला एग्जांपल, the collection of good cricket players in India। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेट नहीं है क्योंकि well defined जो है वो किस रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो वो चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स, वो आपके लिए कोई चैप्टर डिफिकल्ट हो सकता है, मेरे लिए वो नहीं भी हो सकता है, जो मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं हो सकता है, जो अभी अभी मैंने बोला वो भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेट आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन वो किसके लिए, क्या कोई सांप से डरता है तो कोई चीता से डरता है, समझ में आ रहा है ना, तो कोई छिपकली से डरता है बट सांप से नहीं डरता है, समझ में आ रहा है ना। तो वो डेंजरस एनिमल पर्सन टू पर्सन को डिफर करता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि ये जो है वो भी एक सेट नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है सर। तो आगे अपन देख लेते हैं कि फटाफट एक नोट में नंबर सिस्टम दिया हुआ है, तो नंबर सिस्टम का जो सेट है वो आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आता है। क्योंकि बेसिक में इसमें ये आपको बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली देखो इस फॉर्मेट में अपन लिखते हैं, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आइटा b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी इम्पॉसिबल इक्वेशन है रियल फील्ड में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं इन द रियल डोमेन, तब वो कहीं ना कहीं अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से x का जो भी वैल्यूज निकलेगा वो उसको सॉल्व करना, मतलब वो जो है वो एक रियल वैल्यूज नहीं होगा, वो इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप निकालोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस आइटा आएगा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी का कांसेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखने को मिलेगा। बट अभी के लिए जान के रखो कि अगर ये b पार्ट 0 हो गया, b मैंने रियल बोला ना, a और b हमेशा रियल होगा, अगर ये b पार्ट 0 हो गया तो ये पार्ट हट जाएगा और ये आ जाएगा। ये क्या है, रियल नंबर है, तो तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, दुनिया के सारे रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली रियल नंबर बन जाएगा, समझ में आया ना। यानी कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स इमेजिनरी पार्ट b एज 0, समझ में आया मेरी बात। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकते हैं, और रियल नंबर्स जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के ही अंदर घुस के बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट मैंने किया है, एक तो रियल नंबर और दूसरा प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर और तीसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब है जब a 0 हो जाएगा तो ये आइटा b टाइप का कुछ नंबर हो जाएगा, जैसे 2 आइटा 3 आइटा, तो उस प्रकार के नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और जब a और b दोनों ही नॉन जीरो होगा तो वो एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लासिफाई कर सकते हो। फिर रियल नंबर सिस्टम जो है उसका रिप्रेजेंटेशन भी ब्रैकेट में लिखा गया है, देखो कि उसको सेट ऑफ रियल नंबर्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आर मत लिखना, इस प्रकार से आई देकर के आर लिखोगे आप। ठीक है, तो और ये एडिशन एकदम पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप गैप डाल दिए। ठीक है, तो रियल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एक हो गया आपका रैशनल नंबर, दूसरा हो गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर तो आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, और इरेशनल नंबर क्यू सी, पावर में सी लगा दोगे, यानी कि कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, है ना। फिर आएगा आपके पास रैशनल नंबर को अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो दो प्रकार से क्लासिफाई हो सकता है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्शंस है। और इंटीजर्स को अगर मैं बात करूं तो होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर में जाएगा। और होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार से क्लासिफाई हो सकता है, एक होगा आपका जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया ऑलरेडी आप सभी को पता है, वो चीज मैं मान के आगे बढ़ रहा हूं। और इसमें मैं और
ज्यादा समय बिताने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगला जो नोट नंबर 2 है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जाएगा, और वो वहां पे आपको लिखा गया है कि इफ A इज एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A, मतलब आपको बोला गया कि कैपिटल A एक सेट है। मान लो उस जगह पे मैंने लिख दिया है 1, 2, 3, 1, 2, 3 का कलेक्शन इज माय सेट कैपिटल A, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं, देखो अगर मैं पूछता हूं आपको क्या 1 इस सेट में है, आप बोलोगे 1 इस सेट में प्रेजेंट है। तो उसको अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको बताने का कोशिश करूं, मान लो मैं बोल नहीं सकता और मैं आपको समझाना चाहता हूं थ्रू मैथमेटिक्स, मैं कैसे लिखूंगा कि 1 बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये बिलोंग्स टू का मतलब जो है वो आपको समझना है। 1 बिलोंग्स टू कैपिटल A का मतलब क्या है कि 1 इस सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं लिख देता हूं कि 1 नॉट बिलोंग्स टू A, उसका मतलब क्या हो जाता है कि 1 उस सेट में नहीं है। बट इसके लिए तो ये रॉन्ग हो गया। इसके लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 0 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। समझ आ रहा है ना कि अगर कोई एलिमेंट स्मॉल a कैपिटल A सेट में प्रेजेंट है तो हम लिख सकते हैं स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। बट अगर वो उस सेट में प्रेजेंट नहीं है तो अपन लिख सकते हैं स्मॉल a डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल A, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही आपको बता रहा है नोट नंबर 2। उसके बाद आ जाता है आपका अगला कहानी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो एक सेट को आप दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक प्रकार आपका हो गया, आप देख सकते हो कि रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, और दूसरा प्रकार जो है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो ये दोनों ही मेथड जो है वो आपको बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने का कोशिश करता हूँ इस कहानी को, तो देखो थोड़ा। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का बात करूं तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन जो आएगा हमारे पास वो आएगा कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं, मैं मान लेता हूं कोई भी, मैं एक आपको सेट लिखने का लिए बोल रहा हूं, जैसे मान लो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स मतलब इवन नेचुरल नंबर्स दुनिया में जितना भी है उन सब का क्या है, कलेक्शन आपको चाहिए। इवन नेचुरल बोल रहा हूँ, इवन इंटीजर नहीं बोल रहा हूँ। इफ आई से इवन नेचुरल नंबर, जब कहां से स्टार्ट होगा, आपको बेसिक में से बताया अच्छे से, वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि इवन नेचुरल नंबर नहीं, अगर मैं दूसरा कुछ बोल देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, जैसे कि इवन इंटीजर, तब उसमें 0 भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इवन इंटीजर और इवन नेचुरल्स में डिफरेंस है, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट लिखूं तो अभी जैसे मैंने आपको सिखाया उस कर्ली ब्रेसेस देकर के, कॉमा देकर के लिखना है एलिमेंट्स को, वो होता है आपका रोस्टर फॉर्म। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि A इज माय सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो मैं A को किस प्रकार से लिखूंगा, A विल बी इक्वल टू, सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर क्या आएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 8, ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं डॉटेड दे करके छोड़ दूंगा और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दूंगा, ठीक है। ये डॉटेड का मतलब है ये चल रहा है कहां तक, किसी को नहीं पता, अनंत तक चल रहा है, ठीक है। अनंत यानी कि आपका इंफिनिटी तक चल रहा है। यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट्स है उस सेट के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। अभी उसी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखने की कोशिश करूं, उसी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखने का कोशिश करूं तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। सेट बिल्डर में आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, x कोई भी एक एलिमेंट लिए, आप उस सेट का कोई भी एक एलिमेंट लिए, लिखना पड़ेगा सच दैट इस ये जो सिंबल है ना, ये सच दैट है, या फिर आप ऐसे ही लिखो हमेशा सच दैट को, एक लाइन खींच दो वर्टिकल लाइन, वो होता है आपका सच दैट, x सच दैट px होल्ड्स, ठीक है। px है आपका कोई भी एक स्टेटमेंट जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। px है आपका कोई भी एक स्टेटमेंट जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जनरल सेट बिल्डर मैंने आपको लिखा के दिया, बट इस केस के लिए सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो अगर मैं आपको बताऊं तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। x जो है वो क्या होगा, आप सोचो जरा, आप किस प्रकार से लिखोगे, आप सोचो जरा आप किस प्रकार से लिखोगे। आप क्या लिखोगे कि x सच दैट, आप ऐसे लिख सकते हो ना कि इवन नेचुरल नंबर को आपको किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो, इवन नेचुरल नंबर का मैथमेटिकल स्टेटमेंट सभी को पता होता है, क्या लिख, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n लिख सकते हैं ना।
जहां पे मुझे n को प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा। अगर 2 टाइम्स ऑफ n है तो n ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर हुआ तभी तो ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, ऐसे सारे काम ही आपको मिलता जाएगा। तो इफ x सच दैट x बराबर 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल का सेट, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल का मतलब क्या है, उल्टा ए देकर के रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर ऑल का मतलब क्या है, फॉर ऑल है मतलब मतलब यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल अगर मैं लिख रहा हूं, मतलब n नेचुरल नंबर सेट का सारे एलिमेंट को पिक कर रहा है, सारे एलिमेंट को, मतलब एट ए टाइम एक ही एलिमेंट को पिक करेगा, बट ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो सारे एलिमेंट को पिक कर रहा है। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर का सेट को सारे एलिमेंट को पिक नहीं करता तो मैं लिखता यहाँ पे फॉर सम n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, और फॉर सम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका देयर एग्जिस्ट, इस प्रकार से लिखते हैं। और फॉर ऑल का मतलब है आपका उल्टा ए। ठीक है, फॉर ऑल समथिंग मतलब जो चीज आप लिख रहे हो फॉर ऑल के बाद वो सारे वैल्यूज के लिए आप इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना चाहते हो। और देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट मतलब फॉर सम, मतलब आप अगर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल लिखते हो और यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल लिखते हो, तो इनमें से बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि n जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स को कंसीडर कर सकता है ना। n सारे नेचुरल नंबर को एट ए टाइम कंसीडर कर सकता है। एट ए टाइम मतलब एक ही एलिमेंट पिक होगा, बट ओवरऑल सारे एलिमेंट आ सकता है। बट यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि नेचुरल नंबर का सेट से कुछ ही n जो है वो आएगा। समझ में आया, सारे नेचुरल नहीं आ सकता। समझ में आया ना, तो यही है आपका फॉर्मूला। यहाँ पे तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। जब 1 2 3 4 5 6 होगा तभी x का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 4 6 8 होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बोल सकते हो x such that x equal to 2n for all n belongs to capital N। ठीक है, अगर मैं आपको इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो आप क्या बोलोगे कि इवन इंटीजर्स का, तो आप बोलोगे सर पहले आप 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, 0 हो गया आपका, फिर 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, तो क्यों ना सर आप +-2 लिख दो एक साथ। फिर यहाँ पे 4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, क्योंकि इंटीजर का बात चल रहा है तो +-4 लिख देते। फिर 6 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, तो ये +-6 लिख देते। फिर 8 भी आ सकता है और -8 भी आ सकता है, तो क्यों ना ये +-8 लिख देते। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, समझ में आया? सॉरी, ये मैं रोक क्या रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद ये डॉट डॉट चलता जाएगा क्योंकि हमें सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स चाहिए, तो मैं कर्ली ब्रैकेट को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। समझ में आया ना, क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कहानी। ठीक है, उसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखने का कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x कोई भी एलिमेंट है, x कोई भी एलिमेंट है इसी सेट का, जो सेट आप लिखने वाले हो, सच दैट x इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, 2n, x इज इक्वल टू 2n लिखो। और इस बार को n नेचुरल नंबर नहीं होगा, इस बार को n कोई भी एक क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, यानी कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन में इसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट रोस्टर रिप्रेजेंटेशन एंड सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। अभिषेक में देख लेते हैं प्रॉपर्ली क्या लिखा गया है। देखो रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया है, इन दिस फॉर्म a set is described by listing elements separated by commas within curly braces. Elements can repeat in a set. Elements can repeat in a set. जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, एक एलिमेंट सेट पे रिपीट हो सकते हैं बट वो काउंट एक ही बार होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो काउंट ज्यादा टाइम्स होगा, वो काउंट एक ही बार होगा, ये चीज ध्यान रहे। अगला एग्जांपल दिया हुआ है आपका, सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कॉमा देकर के अगर लिख दो तो उस रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर बोला जाता है। और अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं x सच दैट कर्ली ब्रैकेट के अंदर px होल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूज करके, तब उसको मैं सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन बोलूंगा। ठीक है, तो पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अगला पेज की ओर बढ़ते हैं, नोट नंबर 2। अब देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अच्छा वही चीज जो मैंने आपको अभी बोला था कि बच्चे यहाँ पे अक्सर ना गलती कर देते हैं। जैसे मान लिया अगर मैंने पूछा कि 1 2 3, देखो यहाँ पे तो अनंत इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, गिनोगे तो खत्म नहीं होगा कभी, बट यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट्स है। कितना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना है यहाँ पे 3 है, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इसी सेट को कुछ इस प्रकार से लिखूं, कुछ इस प्रकार से लिखूं, तो कुछ बच्चे बोल देते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट इटसेल्फ
सेट के अंदर एलिमेंट आपको रिपीट कर सकता है, बट वो काउंट एक ही बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना कहलाएगा, 3 ही कहलाएगा, बट एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, इसके वजह से आप 5 मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो आपको सही करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख के दिया मैंने अच्छे से इस चीज को, ईच एलिमेंट काउंट्स एज 1 इवन दो दे मे अपीयर मोर देन वंस। सही है, क्लियर। अगला रिप्रेजेंटेशन देखो, सेट, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म का, x such that px hold, set of all x such that px holds, set of all x such that px holds, वही है आपका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहला इवन नेचुरल नंबर्स का आपको एग्जांपल दिख रहा है जो मैंने आपको अभी अभी समझा दिया। फिर अगला आपको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 दिख रहा है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, अगर रोस्टर में बोलूंगा तो जनाब शायद आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स आए, -0.9 -0.8, अब कितना लिखोगे, -1 और -0.9 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, ठीक है। तो इसको तो आप रोस्टर से 2-3 लिख के आपको डॉटेड लगाना पड़ेगा, आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि इस प्रकार की सेट को आप सेट बिल्डर से लिखो। तो आप क्या लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब x जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। समझ में आ रहा है ना, x जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। आपको यहाँ पे क्या बोला है, सेट, हाँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x such that x belongs to real, मतलब x क्या है, x belongs to real मतलब रियल नंबर का सेट का ही कोई एलिमेंट है x। सिर्फ इतना ही नहीं, -1 से बड़ा और 1 से छोटा भी होना पड़ेगा, सारे रियल नंबर नहीं आ सकता। कौन सा रियल नंबर आएगा, -1 से 1 के बीच में जो रियल है वही आएगा। x belongs to r and -1 लेस देन x लेस देन 1, समझ में आया ना, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों लिखने का मतलब क्या है कि ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, यानी कि x एक रियल नंबर भी होगा और x -1 से 1 के बीच में भी होगा। मतलब अल्टीमेट अगर मैं बात करूं कि x -1 से 1 के बीच में ही कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो इस चीज को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी सेट बिल्डर है कि ये जो x बिलोंग्स टू r है वो आप यहीं पर डायरेक्टली एक साथ डिफाइन कर लो तो काम निपट जाएगा। तो x बिलोंग्स टू r such that -1 लेस देन x लेस देन 1, इस प्रकार से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आप कुछ देख सकते हो कि अगला जो एग्जांपल है वो आपको लिखा गया है 0149116, 0149116 वो क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी कोई यहाँ पे फंस जाता है कि कोई बोलता है सर ये तो सिर्फ होल नंबर का स्क्वायर है। भाई 4 को अगर आप 2 स्क्वायर लिखते हो तो -2 होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ना 4 को, समझ में आ रहा है। 9 को अगर 3 स्क्वायर लिख सकते हो तो -3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली जो एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल हो गया, स्क्वायर का एग्जांपल हो गया। तो आप इसको सेट बिल्डर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x एक इंटीजर होगा सच दैट x स्क्वायर, ठीक है ना, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, x स्क्वायर है। या फिर देखो, या फिर एक और चीज मैं बताता हूं कि या फिर आप इस चीज को अगर मैं बात करूं कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर x एक इंटीजर होगा सच दैट x स्क्वायर। वो कहानी थोड़ा समझ नहीं आता है, बट अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्रेस करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा उसको हम यहाँ पे लगाते हैं, है ना। ये जो चीज है, सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा उस चीज को हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ x स्क्वायर, समझ में आया ना, कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो तो x स्क्वायर के फॉर्मेट में ही होगा ना, सच दैट x बिलोंग्स टू z। ये इंडिकेट कर रहा है, ये मत लिखो आप, समझ में आया ना, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z, वो आपका सही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो किसके फॉर्मेट में आएगा, वो x के फॉर्मेट में नहीं आएगा। यहाँ पे वो x के फॉर्मेट में आ रहा था, यहाँ पे भी x के फॉर्मेट में, सारी जगह पे x के फॉर्मेट में आ रहा था। बट अगर आपका x इंटीजर है तो सेट का एलिमेंट 0 1 4 9 ये सारे हैं। तो अगर 0 1 4 9 ये सारे हैं आपका सेट का एलिमेंट, तो वो सारे के सारे किस फॉर्मेट में आएगा, x स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा ना, जहां पे आपका x इंटीजर है, समझ में आया। तो इसीलिए आप
यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आपका सेट का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो भी सच दैट से पहले जो भी आएगा वो आपका सेट का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेट का एलिमेंट कुछ एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट, जहां पे एक्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है कि एक्स जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल जो है इसको आप देख सकते हो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसको भी आप लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर 5 जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कैसे लिखोगे, x ही तो आएगा सेट के अंदर, तो x is such that x is equal to 1 by n obviously for all n belongs to natural number। ठीक है, क्योंकि 1 by n नेचुरल नंबर का अगर रेसिप्रोकल का सेट बनाना है तो n को क्या होना पड़ेगा, नेचुरल होना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज है। 6 वाला ऑड नेचुरल नंबर आप देख सकते हो, x such that x is equal to 2n minus 1, और इवन नेचुरल नंबर x equal to 2n वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया। ठीक है, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है आपका कि सेट का एलिमेंट 0 1 4 9 उस फॉर्मेट में है ना, तो वो किसके फॉर्मेट में, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो एलिमेंट सेट के अंदर किस फॉर्मेट में होगा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। अगर एलिमेंट्स परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो अंदर जो सबसे पहला चीज आएगा वो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। जहां पे एक्स की जरूरत है उधर एक्स लिखोगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां तक काम हो गया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर आपको बताया जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला वाला की अगर मैं बात करूं तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, पूरा कहानी को आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और आपको बोला है कि उसको सेट बिल्डर में एक्सप्रेस करके दिखाओ। आपको बोला गया है कि उसको सेट बिल्डर में एक्सप्रेस करके दिखाओ। समझ में आया। दूसरा भी क्वेश्चन है एक और, वो भी लिख लेते हैं, 1, 1/4, 1/9 डॉट डॉट। ठीक है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, सेट बिल्डर में एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से दिखा सकते हो, देखो ये दोनों के दोनों रोस्टर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इसको सेट बिल्डर में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखो ध्यान से। आप अगर इस पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो क्या है कि पहले वाले पे जो डिनोमिनेटर है वो अगले वाले पे न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उससे एक ज्यादा आ जाता है डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है, पहले वाले पे जो डिनोमिनेटर है वो इधर चला गया और इससे एक ज्यादा आ गया इधर। कहानी कहां स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं ध्यान से सोचने की कोशिश करूं तो ये जो पैटर्न है वो तो सर मुझे कुछ इस प्रकार के पैटर्न दिख रहा है, m/n+1। अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूं तो ये 1 + 1 2 दे देगा। अगर मैं n का वैल्यू 2 डालूं तो ये 3 दे देगा। अगर 3 डालूं तो 4 देगा, 4 डालूं तो 5 देगा। इसी प्रकार से आपको सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बट एलिमेंट्स यहाँ पे फाइनाइट है, डॉट डॉट नहीं चल रहा है, खत्म हुआ कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर से लिखने का कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो तो x के फॉर्मेट में ही आएगा, x² या फिर x³ तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखता हूँ, x, सच दैट x जो मेरा है वो किस फॉर्मेट में है, n/n+1। बट अगर मैं x को n/n+1 लिख रहा हूं तो n को भी डिफाइन करना जरूरी है। तो n को डिफाइन कैसे करूंगा, n का वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहां तक, 9 तक। तो n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा और कहां तक होगा, 9 तक होगा। वेयर कॉमा देकर के लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया ना। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो x such that x is equal to n divided by n+1 where n is a natural number, n is a natural number less than or equal to 9, less than or equal to 9 ऐसे वर्ड में भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हमें स्टडी करनी है। अब इस चीज को अगर देखूं तो इस चीज को आप देख सकते हो कि सर ये तो वही फॉर्मेट आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट आ रहा है। तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स जो होगा वो x के फॉर्मेट में होगा या x² के फॉर्मेट में होगा, मैं बोलूंगा x² के फॉर्मेट में होगा। बट अगर आप x² के फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहते हो, आप क्या लिखोगे, x के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। किस प्रकार से लिख सकते हो, दिखा देता हूं। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x लिखोगे, सच दैट x इज इक्वल टू आप क्या लिख दो, 1/,
एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना। x सच दैट x इज इक्वल टू x लिख रहे हो और x को अलग से आप फिर से डिफाइन कर रहे हो। समझ में आया ना? पहले वाले को भी मैं x स्क्वायर ना लिख के x लिख सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं आपको। x सच दैट x इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर। समझे? फॉर ऑल यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है? अगर आप ध्यान से सोचो कि n का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप सोचोगे कि n का वैल्यू 1 होने से भी तो 1 स्क्वायर 1 बाई 1 आएगा, -1 होने से भी चलेगा, 2 होने से भी चलेगा, -2 होने से भी ये मिल जाएगा, 3 -3 दोनों में ही ये मिलेगा। मतलब n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ रहा है, बट कौन नहीं आ रहा है? 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो काम तमाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं 0 को इस सेट से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना? x इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z माइनस 0। x इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z माइनस 0। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये सेट ऑफ 0 है, उसमें सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो इससे इसको हटा दिए। मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन? ये रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है, वो हम थोड़ी देर बाद जाकर के ऐसे ही पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चलो उससे पहले एक बार वो देख लेते सर कि हाँ वो एग्जांपल जो था एग्जांपल 3, उसको भी आप इस प्रकार से ही लिख सकते हो। यानी कि सेट 1 ए था आपका क्या? 0 1 4 9 16। ठीक है? तो उसको पहले अपन ने क्या लिखा था कि कर्ली ब्रैकेट x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z। हाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सही है, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। मैं तो इसमें कंफर्टेबल हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है? तो ये भी करेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उस प्रकार से यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का कहानी। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो सीक्वेंस से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में अपन वापस ये सारे कहानी को देखेंगे, तो अभी हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बी सेट का बात करूं तो वो an दिया हुआ है सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, और an+2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका an+1 प्लस an, कॉमा देकर के ये बताया गया है कि a1 a2 दोनों का वैल्यू ही क्या है? 1 है। ठीक है? यहां तक है आपका क्वेश्चन। अभी आपको बोला गया है कि इस चीज को आपको तो सेट बिल्डर में एक्सप्रेस करके दिया गया है, आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है? तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में हमें पहले ये पता करना होगा कि इस सेट का जो एलिमेंट है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बार बार बोला था, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और n का वैल्यू यहाँ पे n एक अननोन है, तो n का वैल्यू यहाँ से पता चल गया नेचुरल है। मतलब इस सेट को अगर मैं रोस्टर में लिखूं तो कुछ n का वैल्यू नेचुरल से स्टार्ट करना होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट a1 आएगा, फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा, एंड से ऑन चलता जाएगा। कहां तक? नेचुरल जहां पे खत्म होता है उस जगह तक। कहां पे खत्म होता है वो मुझे नहीं पता। तो अभी a1 a2 a3 ये सारे एलिमेंट्स को अगर निकालने की कोशिश करो तो a1 और a2 दो एलिमेंट को दिया ही हुआ है। ठीक है? तो आपको इस रूल को ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका यूज लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके पास आंसर निकल करके आएगा। an+2 इज इक्वल टू an+1 प्लस an। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालूं तो आपको क्या मिलेगा? a3 मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो n का वैल्यू 3 से ही चाहता हूँ ना। a1 और a2 का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो n का वैल्यू अगर 1 डालूं तो ये a3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 प्लस ये हो जाएगा आपका a1। ठीक है? तो a2 प्लस a1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि कितना? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर अगर मैं आपको n का वैल्यू 2 डाल के दिखाऊं तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू a3 प्लस a2। a3 का वैल्यू यहाँ से 2 मिल गया, प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर n का वैल्यू अगर अपन 3 डाल देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a5 आ जाएगा, और a5 का वैल्यू a4 प्लस a3 हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो a4 प्लस a3 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 कितना आने वाला है? 7 आने वाला है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है इस चीज को, अच्छा f4 का वैल्यू 3 है, ये तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से अगर मैं सारे एलिमेंट्स को लिखूं
पहला रोस्टर में आपको पता ही है, पहले 4-5 एलिमेंट लिख के डॉटेड लगा देते उतना ही सफिशिएंट है। बट अगर आप ज्यादा एलिमेंट्स निकालने का कोशिश करते हो तो ऐसे ही आपको इटरेशन प्रोसेस यानी कि n का वैल्यू रख रख के कंटीन्यूअस कैलकुलेट करते जाना होगा। बट उतना जरूरत नहीं है, 4-5 एलिमेंट लिखने से रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ 1,1 और फिर अगर मैं बोलूँ 1,1 फिर ये 3 आ गया यानी कि 2, 3, 6 डॉट डॉट छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ठीक। मान लो मैं यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना दे करके n बिलोंग्स टू नेचुरल लेस देन 100 दे देता, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 100 तक ही हो सकता है। ठीक है। और मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट पूछ लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सोच सकता हूँ ना मैं आपको फंसाने के लिए, तो आराम से आप सोच सकते हो, खुद से ही बना सकते हो क्वेश्चन। ठीक है। तो आप किस प्रकार से सोचोगे कि n बिलोंग्स टू अगर नेचुरल हो गया जहां पे ऐसा नेचुरल नंबर इंक्लूड कर रहे हैं जो 100 तक ही जा सकता है, तो क्या केसेस आएंगे यहाँ पे अगर 100 तक जा सकता है तो आप सोचोगे कि अगर 100 तक जा सकता है और अचानक में आपको डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट पूछा है, तो A1 से लेकर के यहाँ पे A100 तक आएगा। हर चीज के लिए एलिमेंट डिफरेंट आ रहा है। देखो 2, 3, 6 चालू हुआ, उसके बाद कभी भी कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं आ सकता। उतना सा लॉजिक आप यहाँ से इस प्रोसेस को देखकर ही लगा सकते हो। तो अगर कुछ भी सेम नहीं आ सकता तो जहां तक लास्ट एलिमेंट होगा, अगर ये A100 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा A99, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ 1। समझ में आया ना? बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ 1। यहाँ पे 1 जो है वो दो बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक काउंट कम होगा। यानी कि अगर A100 तक पूछता है तो आंसर कितना हो जाएगा A99 हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे काउंट होगा जहां पे रिपीटेशन है उस जगह पे एक ही हम काउंट करेंगे। ठीक है। और इतना सा कंफर्म है कि बीच में और कोई भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इटरेशन प्रोसेस है, कंटीन्यूअसली वैल्यूज जो है वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस प्रकार से आप अगले नए नए क्वेश्चन बना सकते हो खुद से और सोच सकते हो अच्छे से, और सारे कहानी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो अब देखोगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में अपन क्या बोलते हैं कि सबसे पहला टाइप जो है अपना वो क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है। तो दिख रहा है क्या? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में अपन क्या बोलेंगे? देखो लिखा हुआ है कैपिटल ए मतलब ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड सेट if it has no element and it is denoted by 5। ठीक है। तो एम्प्टी सेट किस सेट को बोला जाता है? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है। एम्प्टी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं और कुछ नहीं लिखते, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं तो लिखे क्या? तो यही हो गया आपका एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन। या फिर इसको एक और चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से। ठीक है। बट ध्यान रखिएगा 5 के चारों ओर कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं लगाना है। 5 अपने आप में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 5 के बाहर आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो यहाँ पे ये पावर सेट ऑफ 5 हो जाएगा, जो कि क्या है थोड़ी देर बाद अपन समझेंगे। बट अगर सिर्फ मैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट की बात करूं जो कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है? 5 है। या फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यही दोनों है आपका नल सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो नल सेट वही सेट होता है जहां पे कोई भी एलिमेंट्स का प्रेजेंस नहीं होता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आया। अगर एग्जांपल की बात करें तो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -2। तो आप बोलोगे सर ये तो थोड़ी देर पहले वही कहानी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन में बताया था कि x स्क्वायर इक्वल टू -2। कोई भी रियल नंबर दुनिया में हो सकता है क्या जिसका स्क्वायर करूं तो नेगेटिव आ जाए? नहीं। मतलब क्या कि ऐसा कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं जिसका स्क्वायर करूं तो -2 आएगा। मतलब उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और कहने का बात है कि वो जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा? एक एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है। तो उस प्रकार से आप उस चीज को समझ सकते हो। एम्प्टी सेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 0 है। ठीक है। सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। जिस सेट में कम से कम एक आध एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी बोलेंगे। ऑब्वियस चीज है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो चीज है वो सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट में 1 है उसी को अपन क्या जानते हैं? सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। आगे अगर कहीं पे देखूं मैं तो क्या दिख रहा है आपको? फाइनाइट सेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फाइनाइट सेट दिख रहा है। अगर फाइनाइट सेट का बात करूं
तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, पता ही नहीं चल रहा है कहां पे खत्म होगा, जैसे ये सारी कहानी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन पे अगर फोकस करें तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि a set is called a finite set if it is either void set or its element can be listed by natural numbers 1 2 3 ... and the process of listing elements at a certain and terminates at a certain natural number। मतलब क्या कि फाइनाइट सेट जो है उसी सेट को बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी नेचुरल नंबर या तो वो वाइड सेट हो, देखो अगर वाइड सेट होता है, नल सेट होता है, तब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और ऐसे एक नंबर पे, ऐसे एक नेचुरल नंबर पे टर्मिनेट होना चाहिए। नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करने का मतलब कतई ये नहीं है कि कोई भी आप अनंत तक चले जाओ, इंफिनिटी तक चले जाओ और इतना बड़ा नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है किसी ना किसी फाइनाइट नेचुरल नंबर पे वो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम में आप काउंट कर सकते हो ऐसा सेट का बात चल रहा है फाइनाइट सेट का हिस्ट्री में, जो उस सेट को रिप्रेजेंट करता है जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपन गिन सकते हैं। समझ में आया ना, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो ये लिखा गया है, a set whose elements cannot be listed by the natural numbers 1 2 3 ... n for any natural numbers n is called an infinite set। समझ में आया, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं 1 2 3 ये सब से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं तो उन सारे सेट्स को अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो खैर आप समझ सकते हो कि फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या है, एग्जांपल्स भी नीचे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आराम से, समझ जाएंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स वो क्या है, फाइनाइट सेट होगा, सिर्फ 2 है उसमें। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक प्लेन में इस बोर्ड में कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। आप 100 बनाओगे, मैं 200 बनाऊंगा, आप 1 करोड़ बनाओगे, मैं 3 करोड़ बनाऊंगा। समझ में आ रहा है ना, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ फाइनाइट होगा, और 0 से 1 के बीच में रियल नंबर कितना है वो मैंने आपको बोला था, 0.1 0.2 0.3 से अगर स्टार्ट करते हो, मैं 0 और 0.1 के बीच में 0.01 लगा सकता हूँ, कोई 0 और 0.1 के बीच में लगा देगा 0.0001। समझ में आया ना, तो इस प्रकार से कितना भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो कभी भी आप बता ही नहीं सकते हो इन बिटवीन 0 एंड 1। तो कहने का मतलब कि उन दोनों के बीच में कितना रियल नंबर होगा वो इनफाइनाइट रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट देखो, two finite sets A and B are equivalent if their number of elements are same। यानी कि दो सेट को अपन इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे अगर उन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स अगर सेम हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स का कहने का मतलब इतना सही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दो सेट में सेम हो गया तो वो सेट्स इक्विवेलेंट होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एग्जैक्टली सारे एलिमेंट्स भी मैच करके एक दूसरे के साथ दो डिफरेंट सेट्स का, तो उन दोनों सेट को अपन इक्विवेलेंट से तब क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। यानी कि इक्वल सेट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना जरूरी है और सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच होना जरूरी है। ठीक है, तो अगला इक्वल सेट्स में आप देख सकते हो, टू सेट्स कैपिटल A and B are said to be equal if every element of capital A is a member of B and every element of B is a member of capital A। नीचे एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिएगा, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। जरूर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं दो सेट मान लेता हूँ, एक 1 2 3 और दूसरा ABC, दोनों के दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट तो है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 3 है, सेम है, बट दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है। समझ में आया ना, इसीलिए ऑल इक्वल सेट्स आर इक्वल है, क्योंकि अगर इक्वल होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा ही, इसीलिए वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। बट अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अपना बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो हमने कंप्लीट किया, और अगले जो टॉपिक है उसके और बढ़ेंगे, और वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, यानी कि सबसेट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, सबसेट। तो स्टार्ट करते भी हमारा जो अगला टॉपिक है सबसेट्स, प्रॉपर्ली देखो उसको क्या लिखा गया है। अगर मैं सबसेट की आपके साथ बात करना तो कुछ ये बोलूंगा। सबसेट मान लो एक आपके पास कोई भी एक सेट है 1
2, 3, 4, 5। तो ऐसा एक सेट इसी सेट का सबसेट हो सकता है जो कि उतना ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है जितना ए कर रहा है, या फिर उससे कम। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो इसी प्रकार से आप इस चीज को पार लगा सकते हो कि सबसेट वही चीज है जो एक गिवन सेट का ही तो सबसेट होगा ना। सबसेट कैपिटल ए का ही कुछ ना कुछ सबसेट अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा कि ऐसा एक सेट जो या तो ए जितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है उतना ही करेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं कर सकता। उससे ज्यादा अगर करेगा तो कभी भी वो उसका सबसेट नहीं हो सकता है। सबसेट का मतलब जितना ए कंटेन कर रहा है उसका अगर सबसेट लिख रहे हो तो सबसेट जो होगा वो उतना ही एलिमेंट लेगा या फिर उससे कम लेगा। ठीक है, अगर उतना ही एलिमेंट ले लेते हैं, अगर उतना ही एलिमेंट जितना ए कंटेन कर रहा है उतना ही वो भी कंटेन करता है, तब जाकर के अपन बोलेंगे कि ये एक इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोला मैंने? इम्प्रॉपर सबसेट। बट अगर उससे कम एलिमेंट्स कंटेन करता है तो उसको हम बोलेंगे एक प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बस इतना सा सिंपल भाषा में हम समझ गए। ठीक है, आगे हम थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है और प्रॉपर्ली उसको डिफाइन करने की कोशिश करें। देखो, फॉर एनी टू सेट्स कैपिटल ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is an element of B, then A is called a subset of B. A का सारे एलिमेंट अगर B पे हो जाता है, every element of A is an element of B, या फिर आप यहाँ पे मैं तो उल्टा लिखा तो मैं इस प्रकार से आपको समझा सकता हूँ कि अगर B का हर एक एलिमेंट A का ही एलिमेंट है, अगर B का हर एक एलिमेंट A का ही एलिमेंट है तो B को अपन A का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, बट B का हर एक एलिमेंट अगर A का एलिमेंट है और A पे अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है जो B पे नहीं है, बट B पे जितना है वो A का ही एलिमेंट है, बट A पे जो है वो सारे के सारे B पे प्रेजेंट नहीं है। A पे कुछ एक्स्ट्रा है जो B पे नहीं है, तब जाकर के B को हम प्रॉपर सबसेट ऑफ A बोलते हैं, और जो कि है ये सिंबल। समझ में आया? ये सिंबल है आपका प्रॉपर के लिए और ये है आपका इम्प्रॉपर या फिर सिर्फ सबसेट के लिए। सिर्फ सबसेट बोलो या फिर इम्प्रॉपर बोलो तो ये सिंबल यूज करोगे, और प्रॉपर की अगर बात आ जाए तो ये सिंबल यूज करोगे। और अगर सबसेट कोई बोल दिया आपको, सबसेट का मतलब एक सेट दूसरे का सबसेट तभी होगा जब उस सेट में ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए का सारे एलिमेंट बी का ही एलिमेंट होगा। ए का सारे एलिमेंट बी का ही एलिमेंट होगा। ये पता नहीं है कि बी पे उतना ही है या फिर उससे ज्यादा है। ए अगर 1 2 3 4 5 है तो बी पे 1 2 3 4 5 तो होना ही पड़ेगा फॉर ए टू बी ए सबसेट ऑफ बी। बट बी पे 5 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर 5 से ज्यादा हो जाता है तब ए बी का क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और अगर 5 तक ही है बी पे तो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर या सिर्फ सबसेट हो जाएगा। ठीक बात है? ठीक है ना? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट जो आपको समझ के रखना पड़ेगा। तो सिंबल से आपको यहाँ पे लिखा गया है, देखो, thus A सबसेट B if and only if A belongs to A imply A belongs to B। मतलब कहने मतलब A B का एक सबसेट तभी होगा जब if and only if A का सारे एलिमेंट, if A belongs to कैपिटल A का सारे एलिमेंट इंप्लाई कर रहा है, A पे अगर कोई एलिमेंट है तो वो ये भी इंप्लाई कर रहा है कि वो B का ही एक एलिमेंट है, तभी जाकर के ये सबसेट ऑफ B अपन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़ा बहुत नोट पे फोकस करते हैं। नोट पे देखो क्या लिखा गया है। If capital A is a subset of B, we say that B contains capital A, or B is a superset of A, and we write B superset A। ठीक है, अगर एक सबसेट आप B लिख सकते हो तो B को A का, A को तो आप B का सबसेट बोलोगे, उसी टाइम आप B को A का क्या बोल सकते हो? B is a superset of A। जो सुपरसेट का रिप्रेजेंटेशन है वो है कुछ सबसेट का। ठीक है, A अगर B का सबसेट है तो B को आप क्या बोल सकते हो? A का सुपरसेट बोल सकते हो। If A is a subset of B, we say that B contains A, or B is a superset of capital A, and we write B superset A। अगला, every set
is a subset of itself and the empty set is subset of every set. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? Every set is a subset of itself. हर सेट खुद का सबसेट होता है. क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना कि अगर उतना ही एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है तो भी सबसेट होगा, या फिर उससे अगर कम होता है तब भी ए का सबसेट कहलाएगा. तो हर सेट खुद का तो सबसेट होगा ही ना, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 भी एक सबसेट होगा. 1 2 3 4 5 लेकर के एक सेट बनाते तो भी ए का एक सबसेट होगा, और सिर्फ 1 2 3 को लेकर के अगर बनाते तो भी ए का एक सबसेट होगा. समझ में आ रहा है ना? तो दोनों ही ए का अगर सबसेट है तो पहला वाला जो केस है 1 2 3 4 5 वो तो ए के इक्वल ही है, मतलब हर सेट एक दूसरे का क्या है? सबसेट है. तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पॉइंट नोट करके रखना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. और एक और बात कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. दो चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ. जैसे मान लो मेरा पास कितना एलिमेंट है सेट में? 3 एलिमेंट है. ठीक है, तो अगर मैं इस सेट का पॉसिबल सबसेट्स लिखना चाहूँ तो क्या होगा? इस सेट का पॉसिबल सबसेट्स ध्यान से देखो. एक तो हो जाएगा 1 2 3 पूरा पूरा आ गया, समझ में आया? एक तो हो गया पूरा पूरा आ गया जो कि इम्प्रॉपर कहलाएगा. समझ में आ रहा है? ये इम्प्रॉपर कहलाएगा. ये हो गया इसका पूरा पूरा एलिमेंट कंटेन करेगा. तो इस दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? 1 और 2 आ सकता है, एक कम कर दिया. या फिर 2 एलिमेंट में अगर मैं बात करूं तो 1 और 3 भी आ सकता है. ये इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 3 भी आ सकता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो सिर्फ 1 भी आ सकता है. ठीक है, सिर्फ 2 भी आ सकता है और सिर्फ 3 भी आ सकता है. और उसके साथ साथ एक और आएगा, वो कौन है? नल सेट. ठीक है, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, और नल सेट मुफ्त का चीज है, हर चीज में रहता है, हर सेट में प्रेजेंट होता है. इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि दिस आर द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए. ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 जो सेट्स निकला, दिस आर द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, जहां पे इसको अपन इम्प्रॉपर बोलेंगे और बाकी सबको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे. ठीक है, तो यहां से आपको ये नोट समझ आएगा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट हर सेट का सबसेट होगा और एवरी सेट भी हर सेट का उसी सेट का सबसेट होगा. Every set is a subset of itself and null set is a subset of every set. ये दोनों कहानी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा करके रखना. तो अगर आप ये चीज समझ गए तो आप यहाँ से ये भी चीज डिराइव कर सकते हो कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना मिला? 8 मिला. समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 मिला, मतलब क्या? 2 क्यूब है. तो अगर मैं बोलूँ कि एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स उसी सेट का कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n. जैसे ये सेट है, इसका पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5, यानी कि कितना? 32. तो 32 सबसेट अगर आप लिखना चाहो तो कहां से स्टार्ट करोगे? सबसे पहले 1 2 3 4 5 जो इम्प्रॉपर वाला सबसे बड़ा वो आ जाएगा. फिर क्या आएगा? 4 वाला 1 2 3 4 1 2 3 5, फिर 1 3 4 5, फिर आप ऐसे कर करके देख सकते हो. एक और होगा पॉसिबिलिटी 1 2 4 5 हो जाएगा. ठीक है, फिर 3 3 करके लोगे 1 2 3 1 2 4 1 2 5, फिर 1 3 4 1 4 5, फिर 1 3 5, ऐसे करके. समझ में आया ना? क्लियर है? फिर 2 2 करके लोगे 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5. समझ में आया? फिर सिंगल सिंगल लोगे और फिर लास्ट में कौन आएगा? 5. ठीक है, तो सबको काउंट अगर करोगे तो आप देखोगे टोटल कितना सबसेट यहाँ पे मिल रहा है? 32 सबसेट मिल रहा है. ठीक है, तो कहने का मतलब सबसेट क्या हो गया? आप ध्यान समझ गए होंगे कि सबसेट क्या हो गया कि एक सेट का सबसेट, ये जो कैपिटल 1 2 ए सेट है, कैपिटल 1 सेट ऑफ 1 2 3, उसका जो सबसेट होगा ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट है. यानी कि ए पे जितना एलिमेंट है अगर मैं उसका सबसेट लिख रहा हूँ तो उसमें उतना ही एलिमेंट होगा या फिर उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. उसमें जितना है उतना ही उसका ही पार्ट होगा. यानी कि इसमें अगर 1 2 3 है तो इन सबसेट्स में 1 2 3 होगा, या तो 1 2 होगा, या तो 1 3 होगा, या तो 2 3 होगा. मतलब उनमें से ही कुछ होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. एक्स्ट्रा बाहर का 4 नहीं आ सकता यहाँ पे. ठीक है, और दो जो गौर करने वाला बात है वो क्या है? एक तो 2 टू द पावर n वाला कांसेप्ट बता दिया, वो आपको याद रखना होगा, शेप में लिखा हुआ है. और दूसरा जो बात है वो क्या है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और 1 2 3 दैट इज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ.
उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पकड़ में आया होगा। अभी आगे की और पढ़ते हैं। तो अगला जो कहानी आपको लिखा गया है वो है आपका प्रॉपर सबसेट। आप देख सकते हो इफ A is a proper subset of B, सिंबल दिया हुआ है, then A contains some elements of B, whereas A subset B means A contains all the elements of B। A subset B जो लिखा हुआ है ना, ये जो सबसेट B का मतलब है ये आपका इम्प्रॉपर वाली चीज को बता रहा है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर। और ये जो चीज है वो आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट को बता रहा है, ठीक है। नोट में आप देख सकते हो एवरी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। एवरी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, बिल्कुल सही बात है। एवरी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट, ठीक है। अगला अगर आप देखने की कोशिश करो अगले वाले पे, तो मैं कुछ नोट नंबर 2 पे, पेज नंबर 4 पे नोट नंबर 2 अगर देखने की कोशिश करो तो आप समझ सकते हो नोट नंबर 2 पे क्या लिखा गया है। देखिए अच्छे से, नोट नंबर 2 पे लिखा गया है कि अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, if A is a proper subset of B, then there exist थोड़ी देर पहले समझाया था ये सिंबल, there exists some X which belongs to B such that those X does not belong to the set capital P। सेट का भाषा में समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है कि there exists some elements X belongs to B such that those elements does not belong to the set capital A। जैसे अगर मैं बात करूं कि A को एक सेट बोल दिया 1 2 3 और B को एक सेट बोल दिया 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो A B का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जब यहाँ पे से मैं सबसेट बनाने का कोशिश करूंगा तो जब 3 एलिमेंट लूंगा 1 2 3 तो भी एक सबसेट बनेगा और वही है ये जो कि प्रॉपर सबसेट हो गया। इम्प्रॉपर होगा तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ना कि देयर exists some element 4 5 belongs to B such that those elements does not belong to A। वही हो गया प्रॉपर सबसेट का मतलब, जिसको मैंने सेट की भाषा में आपको एक्सप्रेस करके दिखा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप अच्छे से ये नोट को अच्छे से समझ गए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आगे का कहानी देखो। अगला नोट, इफ A is a subset of B and B is a subset of A, ठीक है ना। देखो A अगर B का सबसेट हो गया और अगर B भी A का सबसेट हो गया तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये दोनों सेट को क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। समझ में आया। A अगर B का सेट हो गया और B भी अगर A का सबसेट हो गया, सबसेट क्या बोल रहा हूँ, A अगर B का सबसेट है और B भी अगर A का सबसेट है, मतलब A का सारे एलिमेंट B पे है और B का सारे एलिमेंट भी A पे है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होगा और एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम होंगे। मतलब क्या कि दोनों के दोनों इक्वल सेट है। ये भी आपको याद रखना है कि इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then both the sets must be equal। आगे आपको एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हो सारे एग्जांपल से इजीली आपको कहानी जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। नल सेट को सबसेट मत लीजिएगा। नल सेट जो है लास्ट वाला एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा। नल सेट इज नॉट ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3, ठीक है। नल सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि नल सेट में जो एलिमेंट्स है देयर एग्जिस्ट 3 एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू दैट सेट but which does not, such that the element 1 2 3 does not belong to the set 5, ठीक है। वो 5 पे नहीं है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि नल सेट जो है वो 1 2 3 किसी भी सेट का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, सॉरी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर के सेट के अंदर होता है। इंटीजर्स का कलेक्शन किसके अंदर होता है, रैशनल नंबर के अंदर होता है। पहला पेज में बताया गया था। और रैशनल नंबर का कलेक्शन किसके अंदर होता है, रियल नंबर के अंदर होता है। और रियल नंबर का कलेक्शन किसके अंदर होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो अगला नोट देखो, पेज नंबर 4 बोला है इफ A is a set of all divisors of 68 and B is the set of all the prime divisors of 68, then B is a subset of A and we write B प्रॉपर सबसेट है। क्यों B प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि A पे सारे डिवाइजर आ रहा है और B पे सिर्फ प्राइम डिवाइजर आ रहा है। तो A पे जो एक्स्ट्रा चीज होगा वो क्या हो जाएगा, जो कंपोजिट नंबर होगा वो डिवाइड करेगा 68 को, वो एक्स्ट्रा होगा ना, वो तो B पे नहीं आ सकता बिकॉज B कंटेन्स ऑल द प्राइम डिवाइजर्स। इसीलिए B पे एलिमेंट जो है वो सारे के सारे A पे होगा और A पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। दैट्स व्हाई वी राइट B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, नॉट इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है।
मतलब नोट में जो एलिमेंट्स आपको लिखा गया है, जो पॉइंट आपको लिखा गया है, वो 2 to the power n वाला कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे 2 क्वेश्चन दिख रहा है, तो दोनों क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, आपका होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है। होमवर्क को मैं इधर लिखते जाता हूँ, है ना। पहला होमवर्क आज का लेक्चर का पेज नंबर 4, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन जे इमेज में पूछा गया है, अच्छे से सोच के कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी बोल रहा हूँ, अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है यूनिवर्सल सेट। अरे भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है? फिर यूनिवर्सल सेट का बात करूँ तो वो कहानी क्या है, समझा के बोलूँगा। तो यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सल सेट कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, मतलब एक यूनिवर्स मान सकते हो किसी भी चीज। अगर मैं आपको बात करूँ ना, अगर मैं आपको बात करूँ कि 3 4 5 एक सेट में मैंने रखा 3 4 5, तो वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो उनके लिए जो यूनिवर्स होगा, उनका जो यूनिवर्स होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वही तो हो जाएगा ना उनके लिए यूनिवर्स। तो उस प्रकार से आप समझ सकते हो यूनिवर्सल सेट। देखो क्या लिखा गया है, इन एनी डिस्कशन इन सेट थ्योरी there always happens to be a set contains all set under consideration, that is it is a superset of each of the given set. Such a set is called the universal set and is denoted by capital U. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल देखो, when we are using sets of containing natural numbers then capital N is the universal set, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर A 1 2 3 है, B 2 4 5 6 7 C 1 3 5 7 है, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सबका कलेक्शन हो जाएगा। सब में जितना भी डिफरेंट है सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। मतलब बाकी तीनों के तीनों यूनिवर्सल सेट का ही क्या होगा? सबसेट होगा। या आप बोल सकते हो कि दुनिया के हर सेट अपना अपना यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। अगला जो कंसेप्ट है वो आपको दिख रहा है, वो क्या है? पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट है आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। एक सेट का सारे पॉसिबल सबसेट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था ना, A = 1 2 3 और उसका 8 सबसेट बनाया था। तो उन 8 सबसेट को लेकर के अगर मैं एक सेट बना देता हूँ तो उस सेट को मैं बोलूंगा उस कैपिटल A सेट का पावर सेट। मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी सेट का अगर पावर सेट को आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे कि पावर सेट वही सेट होगा जो उस सेट का सारे सबसेट्स को लेकर के बना होगा। समझ में आ रहा? इस सेट की अगर मैं बात करूं कैपिटल A 1 2 3, इसका टोटल पॉसिबल, इसका अगर बात करूं तो इसका टोटल पॉसिबल सबसेट कितना होगा? 32, 2 to the power 32। तो टोटल 32 डिफरेंट सबसेट्स मिलेगा इस सेट में। तो 32 डिफरेंट सबसेट्स को अगर मैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर घुसा देता हूं तो उसको बोलूंगा मैं पावर सेट ऑफ B। और जहां पे वो 32 सबसेट जो है, जो इसके लिए सबसेट था, बट पावर सेट के लिए वो किसका काम करेगा? एक एक एलिमेंट का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं इसका अगर पावर सेट लिखूं तो मैं इसका पावर सेट को P ऑफ कैपिटल A से रिप्रेजेंट करूंगा और क्या लिखूंगा? इसका पॉसिबल सबसेट्स को मैं एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पे डालता जाऊंगा। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और सारे इसका पॉसिबल सबसेट को एलिमेंट बना करके यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले क्या आएगा? सेट ऑफ 1। सेट ऑफ 1 सिर्फ 1 नहीं, क्योंकि इसका पॉसिबल सबसेट में सेट 1 नहीं आएगा, सेट ऑफ 1 आएगा। सेट ऑफ 1 इज द सबसेट ऑफ 1, 2, 3। सेट ऑफ 1 इज द सबसेट ऑफ 1, 2, 3। बट 1 इज नॉट a subset of 1, 2, 3। इस चीज को समझो, 1 is an element of set of 1, 2, 3। इसीलिए 1 belongs to this लिख सकता हूँ, 1 is a subset of this नहीं लिख सकता। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा और ये 1 अकेले में एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाहर जब कर्ली ब्रेसेस लगाओगे तभी वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो सेट ऑफ 1 हो गया, फिर क्या आ जाएगा? सेट ऑफ 2 आ जाएगा, फिर सेट ऑफ 3 आ जाएगा, फिर सेट ऑफ 1 2 आ जाएगा, फिर सेट ऑफ 1 3 आ जाएगा, ठीक है ना? 1 2 1 3, फिर 2 3 आ जाएगा, एक एक करके खत्म करते जाओ और फिर पूरा वाला आ जाएगा 1 2 3 और फिर लास्ट में एक बचा रह जाता है, वो कौन है? नल सेट। नल सेट हर चीज का सबसेट होता है, तो नल सेट यहाँ पे किसका बन गया? ए का पावर सेट का एक एलिमेंट बन गया नल सेट। समझ में आ रहा है? ये देखो, नल सेट अपने आप में तो सेट है, यहाँ पे सारे के सारे अपने आप में तो एक एक सेट है, बट ये इसका पावर सेट का एक एक एलिमेंट बन गया। क्या सर इसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक सेट के अंदर दूसरा सेट आप घुसा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है? क्लियर है सर?
समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूँ कि ये पावर सेट वाला फंडा जो है वो आप अच्छे से समझ गए। तो अभी अगर मैं पूछूं आपको कि बताइए तो जरा कि पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा। आप बोले थे कि कैपिटल ए सेट का टोटल 2 to the power 3 8 पॉसिबल सबसेट्स होगा, और जो पॉसिबल सबसेट है वही तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर घुस रहा है ना। तो अगर मैं इस सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स बोलूं या पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलूं, दोनों बात तो बराबर है, क्योंकि इस सेट का नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो गया 2 to the power n, और वही 2 to the power n इनका एलिमेंट्स बन गया। तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 to the power। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका पावर सेट का नोट नंबर 1। और अगर पावर सेट का नोट नंबर 2 का बात करूं तो आप देख सकते हो कि पावर सेट का नोट नंबर 2 में क्या लिखा गया है। ये बहुत काम का चीज है, उस चीज को आप ध्यान से समझो। कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ क्या? A। कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ A। कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ A, तो कैपिटल X जो होगा वो पावर सेट का एक एलिमेंट हो जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। ध्यान से सोचने की कोशिश करो। कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ A मतलब क्या? कैपिटल X मान लो आप सेट ऑफ 3 को मान लो, या फिर सेट ऑफ 1,2 को मान लो, ये मान लो कैपिटल X। तो यहाँ पे कैपिटल X जो है वो तो कैपिटल A सेट का एक सबसेट है ना, मतलब ये मान लो आप 1,2 और ये मान लो आप सेट ऑफ 1,2 को मान लो। बट यही जो चीज है वो जब हमने P ऑफ A लिखा तो P ऑफ A का क्या बन गया? एलिमेंट बन गया ना। ये देख, ये इसका एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि इसके सेट के अंदर है, तो इसके लिए ये एलिमेंट का काम कर रहा है, बट इसके लिए ये सबसेट का काम कर रहा है। इस चीज के लिए ये सबसेट बन गया, बट इस चीज के लिए ये उसका सेट का एलिमेंट बन गया। तो अगर सेट ऑफ 1,2 is a subset of capital A, then that set becomes a element of the power set of that set। ठीक है? अगर X A का एक सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट समझो, तो कैपिटल X जो होगा वो P ऑफ A का क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आया? वही डिफरेंस है पावर सेट। तो इसीलिए मैंने एलिमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बिलोंग्स टू लिखा। अगर सबसेट होता सबसेट का सिंबल देता हूँ, अगर एलिमेंट है तो किसका सिंबल देता हूँ? बिलोंग्स टू का सिंबल देता हूँ। मैं आपको पहला पेज में ही पढ़ा देता। ठीक है? और अगर कभी भी आप ऐसे लिख देते हो ना कि A इज ए सबसेट ऑफ 5, ठीक है, अगला नोट में जो लिखा गया है, तो डेफिनेट चीज है कि A का वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है? क्योंकि और तो दूसरा कोई सेट होगा नहीं ना जो 5 का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो अपने आप में 5 जो है वो क्या होगा? 1 है। ठीक है? तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट पार्ट जो है उसका जो थियरी है, अगला थियरी जो है वो हमारा इंटरनल्स और ऑपरेशन है, बट ये फर्स्ट पार्ट जो है उसका थियरी जो है, इस चैप्टर का थियरी कुल मिला करके अगर आप देखो तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये पहला पार्ट का जो थियरी है वो कंप्लीट हो गया, और उसके पीछे जो पेज नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।